नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मोती उत्पादन करके किसान हो सकते हैं मालामाल। अधिक अंडा उत्पादन के लिए लेयर मुर्गियों के आहार प्रबंधन। किसान भाइयों, अगर आप छोटे से इन्वेस्टमेंट से लाखों की आमदनी कमाना चाहते हैं तो आपके लिए मोती की खेती एक बेहतर विकल्प हो सकती है, क्योंकि मोती की मांग इन दिनों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी अधिक है, इसलिए इसके अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। लेकिन आपको मोती उत्पादन के पूर्व इसका प्रशिक्षण लेना होगा और कुछ तकनीकी बातों को सीखना होगा। आज हम आपको मधुबनी के किसान के तिवारी से मिलवाने वाले हैं, जो कि आपको मोती उत्पादन की तकनीक के बारे में विस्तार से बताएंगे। मोती पालन के लिए यहाँ जो हम लोग के यहाँ जो लोकल पॉन्ड है या नदी है जिसमें पानी चलते रहता है, उसी में इस तरह का हमारा सिपिया मिल जाता है। उस सिपिया को हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके छोटे छोटे तालाब में हम उसको इस स्टाइल में, जिस तरह से यहाँ देख लिया जाए, इस तरीके से उसको हमको इंस्टॉल कर देते हैं। प्राकृतिक रूप से एक मोती का निर्माण तब होता है जब कोई बाहरी कण जैसे रेत, कीट आदि किसी सीप के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और सीप उन्हें बाहर नहीं निकाल पाता, बजाय उसके ऊपर चमकदार परतें जमा होती जाती है। इसी आसान तरीके को मोती उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। जब वो 2-3 महीने इंस्टॉल कर देते हैं, उसके बाद हम उसका एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, जिसका ये टूल्स वगैरह है, ये ऑपरेशन करके इसके अंदर हम जो भी जिस तरह का मोती हम मेंटेन करते हैं, इसमें टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है कि इसका टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर ना जाए। इसके लिए ऊपर से एक छावनी लगा दीजिए, नेट सेट लगा दीजिए, तो 30 के ऊपर नहीं जाता है। और कुछ मछली इसमें डाल दिया जाए जो बदमाश मछली नहीं होता है, जैसे रोहू, कतला, ये सब नहीं डाल दीजिए जो बदमाश नहीं होता है। वो छठ और होली के टाइम में इसका ऑपरेशन का पीरियड होता है, उसमें आप इसका ऑपरेशन कर दीजिए, देख रेख करते रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मोर्टेलिटी होता है, यानी कि 20% का नुकसान आपको हो सकता है, लेकिन 80% आपको बच जाएगा। और एक सिपिया में 2 मोती आता है, और 2 मोती अगर 500 के रेट में भी बिकता है तो 1000 में आता है। तो अगर इसका लागत 50 रुपए से ज़्यादा नहीं है और प्रॉफिट कम से कम 500 रुपये है, तो 450 रुपये बच जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट का ही काम है। फिर हमारा वो मोती इस तरीके से निकल जाता है। ये छोटे किसान के लिए सबसे फायदेमंद चीज़ है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, लेयर मुर्गी पालन प्रदेश के बहुत से किसान करते हैं। अगर लेयर मुर्गियों के आहार प्रबंधन की बात करें तो अक्सर देखा गया है कि किसान भाई इनके आहार पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप मुर्गियों से अधिक अंडा उत्पादन की चाह रखते हैं तो आपको मुर्गियों के आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आप कैसे करें मुर्गियों का आहार प्रबंधन, आइए जानते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिराज गोयल से। नमस्कार किसान भाइयों, अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, इसके बाद में फिर सर्दियों का सीज़न प्रारंभ होगा। इसमें अंडों की बहुत महत्ता है और अंडा देने वाली मुर्गी को हम लेयर के रूप में जानते हैं। और अंडा उत्पादन का सीधा संबंध उनके दाने से है। किस प्रकार से हम उनको अच्छे से अच्छा संतुलित आहार दें जिससे कि मुर्गियों का अंडा उत्पादन क्षमता उच्च बनी रहे, उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित नहीं हो और लंबे समय तक उच्च मात्रा में वो अंडे देती रहे। मुर्गी पालकों को चूजों से लेकर अंडा उत्पादन तक की अवस्थाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो अंडा उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। जबकि मुर्गी पालन में 70% खर्चा आहार प्रबंधन पर ही आता है, इसलिए आहार प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। चूजों को पहली खुराक अंडे से निकलने के 48 घंटे बाद दी जाती है। अंडा देने वाली मुर्गियों का आहार 3 अवस्थाओं में दिया जाता है, जिसमें पहला चिक राशन यह 1 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक की मुर्गियों को दिया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 22 से 24%
ऊर्जा 2700 से 2800 कैलोरी प्रति किलोग्राम और कैल्शियम 1% होनी चाहिए। दूसरा, ग्रोवर या वर्धक राशन, यह 8 सप्ताह से लेकर 20 सप्ताह तक दिया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 18 से 20%, ऊर्जा की मात्रा 2600 से 2700 कैलोरी प्रति किलोग्राम और कैल्शियम 1% रखा जाता है। तीसरा और आखिरी, लेयर राशन, यह 20 सप्ताह से ऊपर की मुर्गियों को दिया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 16 से 18%, ऊर्जा 2400 से 2600 कैलोरी प्रति किलोग्राम और कैल्शियम 3 से 3.5% होनी चाहिए। आपके क्षेत्र में उपलब्ध जो आहार के घटक हैं उनके आधार पर अगर बात करें तो सामान्यतः अंडा देने वाली मुर्गी के दाने में पीली मक्का 100 किलो अगर दाने का हम निर्माण कर रहे हैं तो 50 से 60 किलो पीली मक्का, 15 से 20 किलो इसमें खली होना चाहिए, जिसमें सोयाबीन की खली सबसे अच्छी मानी जाती है। आप मूंगफली की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आधी मात्रा में सोयाबीन और मूंगफली दोनों खलियों को ले सकते हैं। इसके बाद में इसमें चावल की छोटी कनकी या एक राइस पॉलिश होता है जो चावल मिल में इसका पाउडर निकलता है, वो भी आप डाल सकते हैं 15 से 20%। इसके साथ साथ में आपको मुर्गियों के दाने में खनिज तत्वों की मात्रा डालनी पड़ेगी। इनके लिए अंडा उत्पादन के लिए ट्रेस मिनरल्स करके आते हैं, वो आपको 2 किलो आपको डालना पड़ेगा 100 किलो दाने में, और 1 किलो नमक। इसके साथ साथ में आपको 2-3 और विशेष दवाइयाँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसमें एक कोक्सीडियो स्टेट नामक एक दवाई है जिसको बाज़ार में कई ब्रांड नेम से आती है, जिसमें डाइक्लाजुरिल बहुत अच्छा नाम है, CMP1। तो ये केवल 100 किलो दाने में 100 ग्राम पड़ेगी केवल। दूसरा, बरसात के समय भी और भी समय कई बार इनमें फंगस लगते हैं दाने में, तो उसके लिए डिटॉक्सिकेंट आते हैं, वो भी करीब 100 किलो दाने में 100 ग्राम पड़ता है। और UTTP करके एक आता है, बड़ा अच्छा डिटॉक्सिकेंट है, इसको भी आप 100 किलो दाने में 100 ग्राम डालेंगे और 10 रुपये की करीब इसकी कीमत पड़ेगी। ये 4 चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका दाना संपूर्ण बन जाता है। जो बाज़ार में उपलब्ध दाना जिसकी कीमत करीब 40 रुपये किलो है, उससे कहीं कमतर नहीं बैठेगा और आपका उत्पादन भी प्रभावित नहीं होगा। और आप इसको अगर बनाएंगे तो आपको इसकी कीमत 32 से 34 रुपये किलो पड़ेगी, मतलब आपको 6 से 8 रुपये प्रति किलो का फ़ायदा निश्चित रूप से होगा, और यही आपके पूरे उत्पादन के फायदे के रूप में आपको परिलक्षित भी होगा। मुर्गी पालक भाइयों, इस तरह आप आहार का मिश्रण स्वयं घर में तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपनी मुर्गियों को दाना मिश्रण कितनी मात्रा में खिलाएं जिससे आपको अधिक अंडे का उत्पादन मिल सके। इसके साथ ही खिलाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन पहलुओं पर खासकर ध्यान देने की जरूरत होती है। सर्वप्रथम कितनी मात्रा दें, तो जो मुर्गी अंडा देती हैं उनको सामान्यतः 110 से 120 ग्राम प्रति मुर्गी की दर से आहार दिया जाता है। इससे ज़्यादा अगर आप आहार देंगे तो उसका शारीरिक भार बढ़ेगा, जिससे कि उसकी अंडा उत्पादन क्षमता भी प्रभावित होगी। उसके साथ साथ में आप दाने में कितनी बार आपको दाना देना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। दिन में 2 बार आपको दाना देना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार करीब 4 बजे। 2 बार दाना देने से क्या रहता है कि कई बार मुर्गी जो सुबह नहीं खाई है वो शाम को खाएगी, और जो शाम को खाएगी वो अंडा उत्पादन में बड़ा अच्छा उसका प्रभाव रहता है। और मुर्गियों का अंडा उत्पादन सामान्यतः सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक होता है। उसके बाद वो दाना खाकर आराम से बैठती हैं, उसके बाद फिर एक बार शाम को 4-5-6 बजे पे फिर दाना खाती हैं। तो आप 2 बार उनको दाना डालिए। आपको ये भी देखना है कि जो आप 110 से 120 ग्राम दाना दे रहे हैं, उनको आहार दे रहे हैं, वो अच्छी गुणवत्ता का हो। आपको उनके दाने में शुरुआत से ही 3% कैल्शियम, मतलब अगर आप 100 किलो दाना बना रहे हैं तो उसमें 3% कैल्शियम सोर्स जरूर होना चाहिए, जिसमें कि विशेष रूप से जो लाइमस्टोन पाउडर होता है जो भूरे कलर का रहता है, और एक बहुत अच्छी कम कीमत का और एक अच्छा कैल्शियम सोर्स भी उपलब्ध है, सेल ग्रेट। अगर वो आपको उपलब्ध हो जाता है मार्केट से तो वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें संतुलित मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा रहती है जो अंडा उत्पादन के लिए आवश्यक है। दाने का भंडारण बहुत महत्वपूर्ण है। बारिश के समय में, आने वाले समय में भी इसको पॉलीथीन के बैग में रखना है, और आपको 15 दिन का दाना आपको बना के रखना है। उससे ज़्यादा दाना आप मत बनाइए, क्योंकि 15 अभी बारिश में उसमें फंगस की संभावना रहती है। दाने के बर्तन को साफ रखिए,
उसके साथ में निरंतर रूप से दाने की गुणवत्ता पर भी ध्यान रखिए। कहीं आपके दाने में फंगस तो नहीं लग रहा है, कोई अवांछित उसमें सुगंध तो नहीं आ रही है, और जो आप दाना दे रहे हैं उसमें कहीं आपके गोदाम में कहीं चूहे तो नहीं है, क्योंकि चूहे भी कई बार बीमारी का वाहक बन जाते हैं, तो उनकी भी रोकथाम आपको करनी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे किसान भाइयों, तो निश्चित रूप से आप अपने मुर्गियों को अच्छी मात्रा में अच्छा संतुलित आहार दे पाएंगे, जिससे कि उनका अंडा उत्पादन अच्छा बना रहेगा। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बैगन की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है और इसी कारण से किसान सालों भर इसकी खेती करते हैं। लेकिन इस फसल पर आजकल छोटी पत्ती रोग का प्रकोप अधिक देखा जा रहा है, जिससे पौधों में फूल और फल नहीं बनते हैं और ये रोग फसल में बड़ी तेजी से फैलता है। इसलिए समय रहते इसकी रोकथाम करना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल कुमार राजपूत। बैगन की जो फसल है उसमें हम देखते हैं कि एक छोटी पत्ती का रोग आता है, और ये जो रोग है बैगन की फसल में माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। और ये जो माइकोप्लाज्मा है पौधे में कीट के थ्रू या कीट के द्वारा प्रवेश करता है, और ये जो कीट है इसको हम हरा फुदका या इसको लीफ हॉपर के नाम से जानते हैं। और जब एक बार ये बीमारी से प्रभावित हो जाता है तो इसके कारण फसल में जो नुकसान है वो हमें आप फसल की बढ़वार से लेकर फसल जो फल बनाता है उसमें तक देखने के लिए मिलता है। हम देखते हैं कि जब इसके लक्षण की हम बात करें तो जो पौधा है उसकी पत्तियां आप जब देखेंगे कि पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं, साथ ही साथ इसकी जो पौधे की लंबाई है वो भी सामान्य पौधों की लंबाई से बहुत कम देखने को मिलती है। संक्रमित पौधे में प्रमुख लक्षण पौधे का बौनापन, छोटा इंटरनोड, पत्ती के आकार में कमी तथा फीलोडी लक्षण होते हैं। प्रारंभिक संक्रमण की अवस्था में कोई फल फूल नहीं बनता है और उपज में गंभीर नुकसान होता है। देर से संक्रमण की स्थिति में रोगी पौधों में फल विकृत हो जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। इस रोग के कारण बैंगन की उपज में 40% तक की कमी आ जाती है। बैंगन का ये रोग आमतौर पर फसल बोने के 1 महीने के बाद प्रकट होता है और बाद में महामारी बन जाता है। रोग के गंभीर होने की अवस्था में उपज में नुकसान 100% तक हो जाता है। अब बात आती है कि इससे सुरक्षा किसान भाई कैसे करें, इस रोग को आपके क्षेत्र में या आपके खेत में आने से कैसे रोकें। तो जो सबसे पहली आवश्यक जानकारी है जो किसान भाई जिसको आपको हमेशा करना चाहिए वो ये है कि आपके प्रक्षेत्र के आसपास जितने भी खरपतवार जिसको हम खर बोलते हैं वो आप पहले उसको हटा दें। हटाने के साथ साथ अगर आपके आसपास किसी भी तरीके से धतूरा या इस तरीके के जंगली बैगन की कोई प्रजाति लगी हुई है उनको भी आप हटा दें। दूसरा, जब भी आप पौधे की रोपाई करते हैं तो नर्सरी में हमको प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। आप जब भी बीज को लगा रहे हैं उसको बीज उपचार करके लगाएं, और बीज उपचार करने के लिए किसान भाई सामान्य दवा अगर हम देखें तो कार्बेंडाजिम करके मार्केट में उपलब्ध है। इसको 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आपको हमेशा इस्तेमाल करना है। जब रोपाई के लिए पौध बढ़ जाता है उसको जब रोपाई के लिए मुख्य प्रक्षेत्र भूमि में ले जाते हैं उस समय जड़ों का उपचार करना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए मार्केट में दवा आती है टेट्रासाइक्लिन। 1 ग्राम जो मात्रा है दवा की उसको 10 लीटर पानी में घोलकर जड़ों को उपचार के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमेशा रोग रोधी किस्मों की बोनी करें, सही फसल चक्र अपनाएं। रोपाई के 15 दिन बाद फसल में सावधानी के लिए 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से नीम तेल का छिड़काव करें। अगर खेत में रोगी पौधा दिखाई दे तो उसे सावधानी पूर्वक उखाड़ कर जला दें या खेत से बाहर जाकर मिट्टी में दबा दें। और खड़ी फसल में रोग की रोकथाम के लिए वाहक कीटों का नियंत्रण करें। इसके लिए खेत में जगह जगह पर नीले और पीले रंग के चिपचिपे टैप लगाएं।
जब हम रोपाई कर देते हैं उसके 15 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या 1 महीना हम देख लें, तब पौधा जो है वो कोमल अवस्था में होता है और इसी समय जो कीड़े हैं वो आके इसमें रस चूसने का काम करते हैं। और जब वो रस चूसते हैं उसी समय जो हमारा जो माइकोप्लाज्मा डिसीज जो इसका वेक्टर है या इसका वाहक है, इसको अंदर पौधे के अंदर प्रवेश करवा देता है। तो हमको क्या करना है, वाहक का नियंत्रण करना है। वाहक नियंत्रण के लिए बहुत सारी रासायनिक दवाएं उपलब्ध हैं। उसमें जो हम देखते हैं जो सबसे प्रभावी दवा है वो आती है थियोमेथॉक्सिम। इसको आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से देना है। इसके अलावा एक और इसका कॉम्बिनेशन है थियोमेथॉक्सिम प्लस लेम्डासाइलोहेथ्रिन। इस दवा की 80 ग्राम मात्रा आपकी प्रति एकड़ में लगती है। तो ये तो जो हो गया आपका रासायनिक प्रबंधन। इसके अलावा अगर आप टेट्रासाइक्लिन, जिसको अभी हमने आपको दवा बताया था, उसका पुनः अगर आप इस घोल का इस्तेमाल करते हैं 1 ग्राम प्रति 10 लीटर की दर से, तो भी यह जो है इस बीमारी को नियंत्रित करने में बहुत सहायता देती है। इन रासायनिक दवाओं को भी उपयोग करते समय किसान भाइयों को सावधानी क्या रखना है कि कभी भी दवा की जो मात्रा है वो अधिक डोज में ना दें। और जब स्प्रे करते समय ये ध्यान रखें कि शाम के समय इस तरह स्प्रे करें दवा का, ताकि जो दवा की गुणवत्ता है वो अच्छे से बनी रहे। और साथ ही साथ जब स्प्रे करते तो आप ये ध्यान रखिए कि हवा का जो दिशा है वो ज़्यादा तेज हवा ना चल रही हो, और उसकी दिशा जो है हवा की इतनी तेज ना हो कि आपकी दवा जो है हवा के द्वारा बाहर प्रक्षेत्र से बाहर निकल जाए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम सुरक्षा को प्रारंभ से करके रखें तो लास्ट तक हमको जब फसल की बढ़वार होती है या फल आता है तब हमको ज़्यादा सुरक्षा के उपाय कम करने पड़ते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लल्लू पोखर, जिला मुंगेर के कृषक निरंजन कुमार ने। ये मूंग की फसल में पीत सिरा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो निरंजन कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज आप लोगों से हम जो समर मूंग के बारे में बात करेंगे, गर्मा मूंग जो खेती करते हैं उसके बारे में, और मूंग की खेती के बारे में। जो हम देखते हैं कि मूंग की खेती करते हैं उसमें बहुत सारे उत्पादन जो उसका कम होने का बहुत सारा कारण होता है। खास करके एक जो उसमें अटैक जो डिजीज़ का होता है उसमें येलो मोजाइक वायरस जो है उसके अटैक के कारण बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है और हमारे उत्पादन को प्रभावित करती है। आज के डेट में आप जान ही रहे हैं, सुन रहे हैं, काफ़ी जो कोरोना वायरस चला हुआ है उसी तरह का ये हमारे पौधों के लिए, फसलों के लिए येलो मोजाइक वायरस जो है YMV के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदेह है। पीला मोजेक रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलती है। मक्खी एक रोगग्रस्त पौधे की पत्ती पर बैठती है और मक्खी जब दूसरे पौधे पर बैठती है तो पूरे खेत में संक्रमण फैल जाता है। इस तरह से ये रोग पौधों में फैलता है। रोग ग्रसित पौधों में पीलापन पीला मोजेक बीमारी की वजह से होता है, जो एक विषाणु जनित बीमारी होती है। अगर रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की वृद्धि कम हो जाना, पौधों का पीलापन, ऐंठ जाना, सिकुड़ जाना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। कभी कभी पत्तियां भी खुरदुरी हो जाती हैं और मोटापन लिए गहरा हरा रंग धारण कर लेती हैं। रोग के लक्षण प्रारंभ में फसल पर कुछ ही पौधों पर प्रकट होते हैं और धीरे धीरे बढ़कर भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। तो इसमें खेती में प्रबंधन के साथ साथ जो जरूरी है येलो मोजाइक वायरस को कंट्रोल करने का, उसमें है कि सही बीजों का चयन होना चाहिए जो कि रेसिस्टेंट वैरायटी हो। तो इसमें हम जो किस्मों का चयन करते हैं उसमें हमारे पास PDM 11 काफ़ी अच्छी किस्म है, अच्छी वैरायटी है, आप इसको ले सकते हैं। पूसा विशाल है, हम 16 है, ये सब किस्में जो हैं काफ़ी अच्छी है। तो इन सब किस्मों को आप लगा के इससे बच सकते हैं। दूसरा जो इसका उपाय है, जो हमारा बीज, अच्छे बीजों का चयन, वीड जो खरपतवार है उसका नियंत्रण, और जो हमारे पास मिट्टी है, सॉइल है, उसका मैनेजमेंट,
इन सब चीज़ों को अगर हम करते हैं तो हमारे पास उसके उत्पादन को, उसके बीमारी को रोकने का काफ़ी अच्छा ये उपाय हो सकता है। रोग से बचाव हेतु बीजोपचार के लिए बीजों को इमिडाक्लोप्रिड या एसिटामिप्रिड घोल में डुबोकर उपचारित करें। रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर जला दें, साथ ही खेत में पीले चिपचिपे प्रपंच लगाएं। उसका वेक्टर जो व्हाइट फ्लाई होता है, जो सफ़ेद मक्खी होती है, उसके कारण ये उत्पन्न होता है ये वायरस। तो इसको कंट्रोल करना, जो होस्ट है उसको कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे एक बार अटैक होने के बाद इस वायरस को कंट्रोल करना थोड़ा टफ होता है। तो फिर भी आप प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में आप इसमें 2 बार स्प्रे करें, एक तो 25 दिनों पे और दूसरा 45 दिनों पे। तो उसका जो डोज होगा 0.5 ml प्रति लीटर पानी आप इसका इस्तेमाल करें तो इसको रोका जा सकता है। इसके बाद जो है विभिन्न और पहलू हैं, तो उसमें फसल चक्र जो है, क्रॉप रोटेशन, वो करके आप इसको रोक सकते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से ये रोकने का हम काम कर सकते हैं और हमारे जो फसल है उसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस तरह से बहुत और सारे चीज़ हैं जिनको हम अपना के अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं।